आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जो मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी मॉडल पेपर वाली, और जिसमें आप लोगों ने कहा कि सर इसको जारी रखिए, अनवरत रखिए, चाहे संसाधन सीमित हो, हम इसको जारी रखेंगे। और शुरुआत जब हो जाती है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत अच्छे संसाधन भी जुटने की प्रक्रियाएं अपने साथ साथ शुरू हो जाती हैं। बहुत शानदार तरीके से भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी मेरा प्रयास रहेगा, बहुत जल्दी आपके सामने ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तो कहीं भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बेहतरीन रूप से आपको जो है ये करवाऊंगा, याद रखना, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी रूप में आपको कोई भी चिंता ना करें, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो आज हम सेकंड मॉडल पेपर की ओर जा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर कुछ टीचर बहुत हार्ड पेपर सोल्व आउट करवाते हैं। हर टीचर का अपना एक नजरिया होता है दोस्तों। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको वो पर्सन सोल्व आउट करवाऊं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको एक फायदा हो। मैं मान लीजिए नए पर्सन एकदम डाल देता हूँ आपको उलझाने के लिए, देखिए कि मैंने कैसे पर्सन मैं सोल्व करवा रहा हूँ। आपको लगेगा पता नहीं सर कहाँ कहाँ से पर्सन लेके आ रहे हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में आए ही नहीं तो उनका क्या फायदा है। अप्लाइड पर्सन की श्रृंखला जो है मैं एक अलग से शुरू करूंगा। कोई भी पेपर उठा के देखोगे उसमें अप्लाइड पर्सन कितने आते हैं, 30 में से 4 या 5 पर्सन ऐसे होते हैं जो अप्लाइड होते हैं। बाकी जो पर्सन होते हैं बहुत नॉर्मल होते हैं। ये जो पर्सन आए हैं वो रीट आर्टेट सीटेट सब में आए हुए पर्सन ही तो हैं, ही स्कूल व्याख्याता वगैरह में। तो अप्लाइड पर्सन कितने आते हैं कि एक बच्चा ऐसा करता है आप क्या करोगे, ऐसी स्थिति आपके सामने रख दी जाती है आप क्या करोगे। ऐसे पर्सन अप्लाइड होते हैं। टोटली कितने होते हैं, 4 या 5 पर्सन होते हैं। मतलब टॉपिक कॉन्सेप्ट मेन समझ में आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद अप्लाइड पर्सनों में तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो उनके नाम से तो आपको कहीं डरने की आवश्यकता ही नहीं है, वो चीजें तो बहुत इजी है। वो तो मैं इतनी इजी वे में आपको क्लियर कर दूंगा कि कोई डाउट ही आपके अंतर्गत नहीं रहेगा। तो अप्लाइड पर्सन के नाम से आपको कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं उन अप्लाइड का भी ऐसा गजब का अभ्यास करवाऊंगा, आपके माइंड में पहली बार लगेगा कि अप्लाइड पर्सन की प्रकृति क्या होती है और कैसा करना चाहिए। पहले आप सामान्य चीजों को तो समझिए। आप सीधा शिखर पे जाना चाहते हैं सीढ़ियों के बिना, तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, लड़खड़ा के गिर जाओगे। कर्म सीक्वेंस में चलना पड़ता है, सीडी वाइज चलना पड़ता है। तो पहले कम से कम इनमें तो अपना बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए ना। और मैं आपको शुरुआत में अप्लाइड में घुसाने की कोशिश करने लग जाऊंगा, तो आपका तो कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं तो सबसे कमजोर स्टूडेंट हूँ। यही तो हो रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और क्या किया जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश की जा रही है कि तुम लोगों को यदि ये नहीं आता है तो एक बच्चा नॉर्मली बच्चा सोचता है कि मेरे को नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ डरने की आवश्यकता नहीं, आपको सब कुछ आता है। बस ये आत्मविश्वास की ओर लौटने जरूरत है आपको, और आत्मविश्वास मैं आपका बना दूंगा, याद रखना। तो मेरे पे बिलीव रखिए, निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज जो है इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है। बहुत बेहतर इसको हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग आज के श्रृंखला में, और आज के सेकंड मॉडल पेपर की ओर अपन चर्चा कर रहे हैं। आवाज का शायद इश्यू देखते हैं कैसा क्या रहता है, नहीं उसके बाद डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कोशिश करेंगे आने वाले एक दो दो तीन मॉडल पर सॉल्व करने के बाद जो है वो स्थितियां सही हो जाएंगी, आ जाएगा। देखिए, सेकंड पेपर है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आराम से रिलैक्स मूड में इनको देखना, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप साथ साथ में देखा करो कि मैं इसका उत्तर क्या कर रहा हूँ और आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे लेके चला जाऊंगा जहां 30 में से 30 करने का आमादा भी आपके अंतर्गत होगा, और आप में विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूँ। ये विश्वास जागृत करना सबसे बड़ी बात है। मेरा उद्देश्य विश्वास को बनाना है, ना कि मेरा उद्देश्य आपके विश्वास को कमजोर करना है, याद रखना। मैं एक अलग टीचर हूँ, और सब टीचर मैंने कहा कि अलग होते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, ये सब आए हुए पर्सन है। कोहलर बर्ग ने नैतिक तरकना किसे कहा है, बहुत अच्छा पर्सन है ये, ठीक है। हम शुरुआत में 10 पर्सन सोल्व आउट करेंगे, और उसके बाद जो है वो पहला प्रश्न आप देख लीजिए। कोहलर बर्ग ने नैतिक तरकना जो है वो किसे कहा है, याद रखना, ठीक है। किसे कहा है नैतिक तरकना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। नैतिक तरकना, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिख जाए। कोहलर बर्ग ने नैतिक तरकना जो है वो किसे कहा है, ये हमें देखना है। और ये सब देखिए पहला प्रश्न। देखिए यहाँ प्रश्न को समझिए, आप 3 चीजें समझनी है आपको। पहला कोहलर बर्ग समझना है, दूसरा नैतिक तरकना का मतलब क्या है। तो यहाँ कोहलर बर्ग ने जो अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया था 1969 में,
उसने क्या किया था, लगभग 72 बच्चों पे अध्ययन किया था। और जो इन 72 बच्चों पे अध्ययन किया, वो बच्चे कितने वर्ष के थे, वो बच्चे थे 10 से 16 वर्ष के। और इनके ऊपर उसने कि हिंज एक व्यक्ति है, और हिंज की नैतिक दुविधा का अध्ययन किया था कि उसकी पत्नी को कैंसर है और कैंसर की दवाएं लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उस दवाई को चुराता है। उसका चुराना, दवाई को चुराना सही है या गलत है, इसको लेकर उसने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के ऊपर इस नैतिक विकास की 5 अवस्थाओं या 6 अवस्थाओं का जो है उसने अध्ययन किया। तो उसने किस वर्ष को नैतिक रखना का वर्ष कहा, कि बच्चा जहां नैतिकली सोचने शुरू कर देता है, तो यहाँ 5 से 8 वर्ष है, 2 से 6 वर्ष है, 16 से 21 वर्ष है, 10 से 16 वर्ष है। तो आप सबको मैंने अभी बता दिया है कि उत्तर क्या हो जाएगा, 10 से 16 वर्ष जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। यानी 10 से 16 वर्ष के बच्चों में नैतिक प्रज्ञा पाई जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कोहलर ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, बेहतर बच्चों पे अध्ययन किया था, हिंज की नैतिक दुविधा पे इसने अध्ययन किया था, और उत्तर क्या हो जाएगा, 10 से 16 वर्ष। ये सभी लेवल के एग्जाम के बच्चों के लिए उपयोगी याद रखना चाहिए। स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि 10 मॉडल पेपर ढंग से आपने समझ लिया ना, आपका शब्दकोश इतना गजब का हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इतने गजब के हो जाएंगे, ठीक है ना। और आगे जो मैं अप्लाइड किए 5 पेपर जो गजब वाले बनाऊंगा और भी अच्छे लेवल के, वो सॉल्व आउट करने के बाद साइकोलॉजी के नाम पे आपके अंदर ये नहीं रहेगा कि मेरा कमजोर कॉन्फिडेंस है, याद रखना, इतना मुझे बिलीव है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं अपन, 2 नंबर पे, सही नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न अपन देख रहे हैं, सही नहीं है, ये दूसरा प्रश्न है हमारा। और इसमें पहला ऑप्शन है मनोसामाजिक विकास 8 अवस्था। क्या मनोसामाजिक विकास में 8 अवस्था होती है? निश्चित रूप से होती हैं। किसने दिया था? इरिक इरिक्सन ने सिद्धांत दिया था 1963 में, और उसने सामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको समझेंगे, आगे कॉन्सेप्ट जब अपन पढ़ेंगे। उसने 8 अवस्थाएं बताई थी। तो ये प्रश्न सीकर थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ प्रश्न है कि मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। इरिक इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं, कि कैसे कैसे बच्चे का मानसिक और सामाजिक विकास के विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट इसने बताए हैं, कि कैसे कैसे मनोसामाजिक मूल्य जो है विकसित होते हैं। हर अवस्था का अलग मनोसामाजिक मूल्य होता है, उन सब की मैं चर्चा करूंगा। जैसे विश्वास, अविश्वास में कौन सा आ जाएगा, आशा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सबकी मैं चर्चा करूंगा। तो ये 8 अवस्थाएं हैं, उत्तर एकदम से सही है। संज्ञानात्मक विकास में 5 अवस्थाएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास होता है, आपके दिमाग में कौन आएगा? जीन पियाजे आएगा। तो क्या जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 5 अवस्था बताई? क्या नहीं बताई? कितने बताई थी? 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4। तो ये उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये सही नहीं है। मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्थाएं, मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्थाएं होती हैं, किसने बताई है? सिगमंड फ्राइड ने। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 5 अवस्थाएं, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जनेंद्रिय अवस्था। तो मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्थाएं होती हैं, भी सही है। और ये काम प्रवृत्ति के विकास की 5 अवस्थाएं फ्राइड ने बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। और नैतिक विकास की 6 अवस्था, तो नैतिक विकास की कोहलरबर्ग ने कितनी अवस्था बताई है? 6 अवस्था। बहुत बार बच्चों में विवाद रहता है कि सर नैतिक विकास की अवस्थाएं 3 है कि 6? देखिए, इसने स्तर 3 बताए थे, लेकिन अवस्थाओं का जब प्रश्न आता है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, 6 अवस्थाएं ही इसका उत्तर माना गया है, या आप इनको 6 उपावस्थाएं माने गए। 6 नहीं हो तो वहां 3 कर सकते हैं, लेकिन 6 अवस्था ऑप्शन में हो तो 6 ही अवस्था आपको करना, याद रखना। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछ रहा है ना, सही है तो उसका उत्तर अलग होता है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं शब्द मतलब यहाँ संज्ञानात्मक विकास जो है वो क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का उत्तर इसमें हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं होती हैं, जबकि इसमें 5। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अपन रुक कर रहे हैं, 3 नंबर के प्रश्न की ओर आ जाइए आप। अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? ये आंतरिक अवस्था है कि नहीं है? अभिप्रेरणा मोटम शब्द से, मोवियर शब्द से मिलकर बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ ही वास्तव में आंतरिक उत्तेजना होता है। तो ये वास्तविक रूप से आंतरिक अवस्था है, सही है। ये आवश्यकता से प्रारंभ होती कि नहीं होती, ये सब मतलब इस पर्सन में 4 बिंदु डाले हैं मैंने, और 4 में से 3 पर्सन पूरे एग्जाम में आ गए। देख लो आप, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। एक इस पर्सन को नॉर्मली पढ़ते हो और अब इसके माध्यम से पढ़ रहे हो, एक के माध्यम से आपके 4 प्रश्न तैयार कर रहा हूं मैं। देख लो आप, कितना बड़ा फायदा दी ढंग से आपने इन पेपरों का अभ्यास कर लिया, ठीक है। आंतरिक अवस्था है, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, ठीक है। दूसरा, आवश्यकता से प्रारंभ होता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि अभिप्रेरणा का प्रारंभ किससे होगा, तो अभिप्रेरणा का प्रारंभ नीड से होगा। यदि आवश्यकता नहीं है तो आप किसी भी क्रिया कार्य को कर ही नहीं सकते। हम सांसें भी लेते हैं तो आवश्यकता वजह से लेते हैं, याद रखना। चल भी रहे हो तो आवश्यकता वजह से चल रहे हो। कोई भी क्रिया कार्य, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया बिना आवश्यकता के प्रारंभ नहीं होगा, तो ये भी सत्य है। मनोवैज्ञानिक अवस्था है क्या? निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक अवस्था है, याद रखना, ठीक है।
निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक अवस्था, और इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा गया था कि ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक कौन सी अवस्था समझते, तो भावात्मक अवस्था मतलब मनोवैज्ञानिक, ये भी सही है। और ये चौथा बिंदु, अधिगम से उत्पन्न अवस्था है क्या? देखिए, अधिगम आप अभिप्रेरणा से उत्पन्न होता है। बहुत बार प्रश्न आता है अधिगम का प्रारंभ किससे होता है, तो मोटिवेशन से होता है, आवश्यकता से होता है, ना कि अभिप्रेरणा अधिगम से जन्म लेती है। तो अधिगम अभिप्रेरणा पे निर्भर है, ना कि अभिप्रेरणा अधिगम पे निर्भर है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम से उत्पन्न अवस्था, ये उत्तर 4 नंबर का जो है वो अपना सही है यहाँ पे, ठीक है। Next, अगले प्रश्न में देखिए आप, अगला प्रश्न ये उल्टा हो गया। अगले प्रश्न में 4 नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं, और 4 नंबर के प्रश्न में अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ताकि आपको एकदम से क्लियरली ये दिख जाए, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व किसको बोला जाता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में कौन आ जाएगा? युंग आ जाएगा। कौन आ जाएगा? युंग आ जाएगा, ठीक है। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले युंग ने किया था। उन्होंने दो प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है, दो ही बताए थे, तीसरा इन दोनों का मिश्रण होता है। अब पहली विशेषता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, अब नहीं शब्द दिमाग में रखना है, ठीक है। संकालु होते हैं क्या? निश्चित संकालु होते हैं, हर चीज के ऊपर संदेह करते हैं, तो ये विशेषता होती है इनकी। अध्ययन में सामान्य, तो अध्ययन में भी क्या होते हैं? सामान्य होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। एकांतवासी होते हैं, प्रश्न मतलब ये चारों विशेषताएं एग्जाम में आई हुई हैं, ठीक है। अब मैंने चारों का एक प्रश्न बना दिया। संकालु होते हैं, सही है। एकांतवासी होते हैं, चुपचाप, जिसे कोई मतलब नहीं है, अकेले बैठे रहेंगे, कोई आता है कोई जाता है, कोई मतलब नहीं है, दोस्त बनाते नहीं है। कल्पना प्रधान होते हैं कि नहीं होते हैं? निश्चित रूप से कल्पना प्रधान होते हैं ये। विचार प्रधान ये लोग माने जाते हैं। ये अध्ययन में सामान्य होंगे कि नहीं? अध्ययन में सामान्य नहीं होते हैं, अध्ययन में बहुत अच्छे होते हैं, अद्वितीय प्रतिभा के होते हैं। अध्ययन में सामान्य बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इसका मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है? 2 नंबर वाली विशेषता इसकी सही नहीं है। अध्ययन में सामान्य बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी अध्ययन में बहुत अच्छे होते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास इनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो उत्तर सही हो गया। 5वें नंबर के प्रश्न पे अपन चल रहे हैं। 5 नंबर का जो अपना प्रश्न है वो है, आईक्यू और एक्यू प्रदत्त है। आईक्यू और एक्यू प्रदत्त है। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार, 2 बार प्रश्न अब तक आया है। आईक्यू और ईक्यू क्या है, ठीक है। उपलब्धि लब्धि आपका क्या है, अचीवमेंट कंटेंट, कंटेंट क्या है, मतलब उपलब्धि लब्धि क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को समझना है। ईक्यू, आईक्यू और एक्यू क्या है? व्यक्तिगत प्रदत्त है क्या? व्यक्तिगत प्रदत्त मतलब व्यक्ति विशेष पे लागू होने वाली चीजें हैं, या व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके रिकॉर्ड आते हैं। मानक प्रदत्त है क्या? अपेक्ष भी प्रदत्त है क्या? उपरोक्त सभी। देखिए, प्रश्न आया हुआ और इसका उत्तर क्या माना गया था? मानक। अब मानक का मतलब क्या होता है? वह प्रदत्त जिसको सर्व मान्यता प्राप्त हो, जिसके आधार पर सभी लोग सहमत हैं कि इसके जो आंकड़े हैं वो ये सब पे लागू होते हैं, उनको मानक बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो एक्यू और आकू को सभी लोगों ने स्वीकार किया है। तो एक्यू और आकू आत्मा वर्तमान में बुद्धि लब्धि और उपलब्धि लब्धि ज्ञात करने के महत्वपूर्ण पद्धत है, तो इसको उत्तर क्या हो जाएगा? मानक पद्धत हो जाएगा। ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 6 नंबर का प्रश्न अपना, और ये जो 6 नंबर का है, ये है बुद्धि पे। पहला ऑप्शन है विक्रेता व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। विक्रेता आत्मन व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि का होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इस कंफ्यूजन को दूर करें आप, एक तो, ठीक है। व्यक्तिगत आत्मन का मतलब क्या है? अंतः व्यक्ति। एक प्रकार से आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रा पर्सनल। क्या बोलेंगे? इंट्रा आएगा, इंट्रा पर्सनल, ठीक है। अपने खुद के विचारों को, भावनाओं को जानने और समझने की योग्यता होती है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। और एक इसमें होती है, योगी में होती है, संत में होती है, महात्मा में होती है, ठीक है। एक होती है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, इंटरपर्सनल, जिसमें अपन दूसरों के भावों को जानते हैं, जो दुकानदार में आती है, राजनेता में आती है, मनोवैज्ञानिक में आती है, चिकित्सक में आती है। तो यहाँ विक्रेता जो दे रखा है वो व्यक्तिगत अन्य में आता है, तो ये उत्तर क्या हो गया? सुमेलित नहीं है। शल्य चिकित्सक भाषात्मक में, प्रश्न क्या पूछ रहा है? सुमेलित पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। शल्य चिकित्सक भाषात्मक बुद्धि में आएगा क्या? भाषात्मक बुद्धि में कौन आता है? भाषा के प्रति संवेदनशील कवि, लेखक, साहित्यकार, व्याख्याता, वकील, ये लोग आते हैं। शल्य चिकित्सक शारीरिक गति बुद्धि में आता है। किसमें आता है? शारीरिक गति बुद्धि में। तो ये उत्तर भी क्या है? गलत है। नर्तकी शारीरिक गति निश्चित रूप से सही है, शरीर में लचीलापन होता है, तो नर्तकी सही है।
गणितज्ञ स्थानिक बुद्धि स्पाइटियल, जिसमें मानसिक प्रतिबिंब को परिवर्तित करने की योग्यता होती है, होती है स्थानिक बुद्धि। ये हार्वर्ड गार्डनर का पर्सन 100% रेट में आता है, इसका बहुआयामी बुद्धि। इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ के जाना, बहुत शानदार तरीके से। मैंने जो ऑनलाइन कोर्स शुरू किया उसमें ये टॉपिक डलवा दिया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने पढ़ाया है। बाकी मैं मॉडल पेपर के माध्यम से भी इसको समझा दूंगा। तो नर्तकी की शारीरिक गति सही है। जितने भी खिलाड़ी आते हैं, नर्तकी आती हैं, शल्य चिकित्सक आते हैं, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, ये सब इसमें आते हैं। गणितज्ञ स्थानिक बुद्धि शारीरिक गति में आ गया। गणितज्ञ किसमें आएगा? ये तार्किक बुद्धि में आता है, स्थानिक बुद्धि में नहीं आता। स्थानिक बुद्धि में जो आते हैं वास्तुकार हैं, मूर्तिकार हैं, पायलट हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो इसमें ये तीन ऑप्शन गलत हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। कौन सा? नर्तकी शारीरिक गति में आती है। तो सुमेलित पूछ रहा है, इसलिए उत्तर सही हो गया 6 नंबर। ठीक है, तीन नंबर। ठीक है, आगे अपन बढ़ रहे हैं। अगला है अपना 7 नंबर का प्रश्न है हमारा, सुमेलित है। ठीक है, ये अपना समायोजन में से एक प्रश्न आता है। मैंने मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर सेट किया है कि कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, इससे आपको आइडिया लगने लग गया होगा कि किस बिंदु में से क्या प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नींबू मीठे हैं, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से अपनी असफलता के पीछे कोई बहाना बनाना, तार्किक कारण करना, औचित्य स्थापित करना, गलत तरीके से। ठीक है, तो नींबू मीठे हैं, अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण में नींबू मीठे थोड़ी होते हैं, मैं तो नींबू मीठे मैं तो नहीं खाऊंगा। तो ये क्या हो गया? गलत है। सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो ये गलत है। मन बनावे मुंह हिलावे प्रतिक्रिया निर्माण, सुमेलित नहीं है तो ये तो सही है। ठीक है, मन बनावे मुंह हिलावे, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, मन में अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। तो मेरा मन तो है लेकिन मैं कहूँ मैं नहीं खाऊंगा, मन तो कर रहा है खा लूं, लेकिन दिखावेपन के लिए कह रहा हूँ नहीं नहीं मैं तो खाना खाते हूँ मैं तो नहीं खाऊंगा। तो ये भी सही है, सुमेलित है। घटना का सामान्यीकरण, भौतिकीकरण, घटना का सामान्यीकरण समझते हैं। एक नॉर्मली अपन कहते हैं जब आदमी कोई खत्म हो जाता है, अपने वर्त लोग कहते हैं ये चीजें तो भगवान का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। घटना का सामान्यीकरण मतलब दुख को कम करने के लिए चीजें अपन बनाते हैं। राजनीति में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, राजनीति में वो लोग चले गए तो मैं कहते हैं यार पहले भी तो लोग गए, हर पार्टी ने ऐसी चीजें की हैं। ठीक है, हर सरकार जब सत्ता में होती है तो वो दूसरी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करवाती है, तो अपन क्या कहते हैं तो चीजें सामान्य है। आज पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने आज करवाया, आज बीजेपी तो बीजेपी आज करवा रही है। ठीक है, ये चीजें तो प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, प्राचीन काल से दल बदल हुआ है, अपन कहेंगे सामान्यीकरण है। ठीक है, जिसके व्यक्तित्व को कुचला गया है उसने उठ के उसका विरोध किया है, तो सामान्यीकरण है। तो अपना बौद्धिकरण का मतलब ये हो जाएगा कि अपन कह देंगे चीज वो होती रही है। ठीक है, मृत्यु निश्चित है, तो ये सामान्यीकरण होता है, बौद्धिकरण युक्ति होती है, याद रखना। ये भी सही है। हवाई किले बनाना, उज्जवल तरंग, उज्जवल तरंग सही है क्या? उलझाने की कोशिश की है मैंने लैंग्वेज में, चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। उज्जवल तरंग कोई युक्ति होती नहीं है, कल्पना तरंग होती है, मन तरंग होती है। कई बच्चे उलझ जाएंगे शब्दों के जाल में, और उज्जवल तरंग तो होती है। अरे उज्जवल कहाँ तरंग होती है? मन तरंग या कल्पना तरंग, डे ड्रीमिंग बोलते हैं। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? चौथा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, याद रखना। अगले 8 नंबर के प्रश्न की ओर अपन चल रहे हैं, और ये 8 नंबर का प्रश्न है, आरटी के बारे में सही है या नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अनुवीक्षण प्रक्रिया, तो आरटी 2009 के बारे में अनुवीक्षण प्रक्रिया, आपने एक नया शब्द सुना है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अनुवीक्षण प्रक्रिया जब आरटी 2009 में पढ़ाऊंगा तो जो अध्याय टेस्ट है उसमें दो धाराएं पढ़ते हैं, पहली धारा और दूसरी धारा। दूसरी धारा में अपन शब्दावली पढ़ते हैं और दूसरी शब्दावली पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द आता है अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण का मतलब है प्रवेश प्रक्रिया, कि किन किन बच्चों का कैसे कैसे प्रवेश लिया जाएगा और प्रवेश के मानक क्या होंगे, उन सब के बारे में पूरी जो विशेषताएं व्यवस्थाएं वो सब किसे मिलते हैं अनुवीक्षण प्रक्रिया में। तो अनुवीक्षण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रवेश प्रक्रिया। और आरटी की धारा 2 में इसका उल्लेख है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 सही है क्या? नहीं, यहाँ आरटी 2009 में प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये है 1 से 8, तो ये उत्तर क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है। धारा 21 में असमस्या गठन एकदम सही है। धारा 21 में असमस्या गठन है, जो विद्यालय योजना बनाती है, 3 वर्ष के लिए योजना बनाती है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? पहले वाली किताब में जो पुराना एडिशन था उसमें 15 सदस्य लिखे हुए थे, लेकिन वर्तमान में याद रखना कितने सदस्य हैं इसमें? 16 सदस्य कर दिए गए हैं। एसएमसी में कितने सदस्य हैं? 16 मेंबर हैं। तो मैं मॉडल पेपर के माध्यम से जो कुछ मतलब पुरानी चीजें रही हैं उनको मैं इसके माध्यम से आपको अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, तो एसएमसी में 16 सदस्य होते हैं, और धारा 21 में से गठन है, विद्यालय विकास योजना कंप्लीटली ये बनाती है कौन? एसएमसी, सबसे पावरफुल संस्था होती है, याद रखना। इसकी संरचना के ऊपर भी आगे अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, लेकिन प्रत्येक राज्य सरकार ने भी खुद अपने एक आरटी बनाया संशोधनों के साथ। तो 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी हुई थी, और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 से आरटी 2009 लागू किया गया था। तो अधिसूचना 29 मार्च को थी, लागू 1 अप्रैल 2011 से हुआ था। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन जो है वो दोस्तों क्या है? गलत है, बाकी सही है।
और आज का अपन अंतिम प्रश्न जो अध्ययन कर रहे हैं वो 9 नंबर का प्रश्न अपन देख रहे हैं। 9 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, स्मृति आप कहोगे सर स्मृति पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? स्मृति मानसिक क्रियाओं में आती है, मानसिक विकास में आती है, तो हल्का सा आपको देख के जाना है स्मृति के बारे में भी। ठीक है ना, मैं बता दूंगा इसके बारे में भी। तो स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है? देखिए मेमोरी, कोई भी चीज को चेतन मन में लाने की जो क्रिया है वो हमारी मेमोरी है। संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति, 3 प्रकार की स्मृतियां होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्मृतियों के प्रकार है, अपन डिटेल में पढ़ना चाहेंगे क्योंकि आरएस मेंस में टॉपिक आता है। तो केटल ने अध्ययन किया क्या? व्यवस्थित अध्ययन केटल ने नहीं किया। मैकडूगल ने नहीं। इबिंगहोस निश्चित रूप से मेमोरी का सबसे पहले और विस्तृत अध्ययन जो किया था वो किसने किया था? इबिंगहोस ने। और इसने 1885 में किया था। कब किया था? 1885 में इसने अध्ययन किया था सबसे पहले, और इसकी किताब का नाम भी था ऑन मेमोरी। तो 1885 में इबिंगहोस ने अपनी पुस्तक ऑन मेमोरी में इसका व्यवस्थित अध्ययन किया था। इसने स्मृति विस्मरण वक्र भी इसने दिया है, बहुत सारी चीजें इसने इसमें बताई हैं। बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। तो आज के 9 प्रश्न थे, उम्मीद है कि आपको ये 9 प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे आने वाले प्रश्नों में व्याख्या जो है मैं और बढ़ाता जाऊंगा। आपको लगता है ये सर थोड़ा और व्याख्यात कर दीजिए तो मैं और कर दूंगा, ये आपकी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करेगा। बाकी आपका कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी की जो चीजें हैं वो क्रम सब समझा दूंगा, बहुत सीक्वेंस में, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से, निम्न से उच्चतर, सरल से जटिल की ओर अपन बढ़ते हुए इनको पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आप लोगों को निश्चित रूप से प्रक्रिया पहल समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बहुत जल्दी अगले सेकंड पेपर के साथ